हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉलिक क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सीरीज में दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक आती है उससे, और उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 6 से लेकर पूरा 12 तक का जो एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर से बनने वाला जो भी क्वेश्चन है उस बुक में कंप्लीट करवाया गया है। तो हम लोग उसे ही देख रहे हैं। तो क्लास 6 को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया पूरा। अभी हम लोग क्लास 7 का देख रहे हैं, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 1 और 2 को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 को देखेंगे। कोशिश रहा था कि हर एक वीडियो में कम से कम 2 या 3 चैप्टर को कवर किया जाए। अगर वीडियो देखा जाए तो अगर चैप्टर काफ़ी लेंदी होती है तो उसको 2 ही चैप्टर उसमें करवाया जाता है। अदरवाइज 3 चैप्टर को भी अगर शॉर्ट शॉर्ट रहा तो उसे करने की कोशिश रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें देखना दिल्ली सल्तनत में जो कौन सा वंश पहले आया उसके बाद कौन सा आया। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा तुर्की वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक और फिर लास्ट में सैयद वंश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि हर एक का व्याख्या भी दिया गया है, उसे भी देखते जाएंगे हम लोग। तो देखिए, तुर्की हो गया आपका, तुर्की शासक 1206 से लेकर 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। याद रखिएगा ये सब, आप ईस्वी के आसपास भी रखिएगा, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। और खिलजी वंश है ये सबसे कम समय तक शासन में रहा। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं। तो देखिए, गैरीसन शहर किले बंद वसाब क्षेत्र होते थे जहाँ सैनिक रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था, जीत लिया। तो ये किसके द्वारा जीता गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या किया कीजिए, और जो दोबारा पीछे करके सुन लिया कीजिए, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया कीजिए। और मैं ही रिपीट करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रिपीट कोशिश करता हूँ नहीं करूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या भी देख लेते हैं उसका। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित लिया था, जीत लिया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक कफूर के नेतृत्व में हुई। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्यों में नहीं मिलाया, सिर्फ उनके वार्षिक कर ही वसूल किया करता था, बस उसे टैक्स लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 4। नवाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं। तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है। किवाला कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं व्याख्या। मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है। किबला कहा जाता है। और मस्जिद के किबला की आखिरी सिरे को मुमसुरा कहते हैं। ममसुरा कहा जाता है आखिरी सिरे को। और मस्जिद के आंगन को क्या कहा जाता है। सहन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो बंदगाह किसके लिए किया जाता था। गुलामों के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। तो ये जो बंदगाह है वो एक फारसी शब्द है। तथा
इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, साथ ही इन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी अधिक मतलब बढ़ के हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी आमिर कहलाते थे। तो इसमें से कह रहा कौन सा कथन सत्य दिया गया। तो इसमें मात्र जो पहला कथन है, केवल प्रथम कथन ये सही दिया गया, बाकी दूसरा जो है ये गलत दिया गया है। देखते हैं क्यों गलत दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार या इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। क्या कहा जाए, सूबेदार, इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करे एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कथन कारण है, मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। तो बिल्कुल सही दिया गया था। इसका जो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है कथन का सही क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ये। कथन एवं कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोग पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो जो कृषि पर कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था, खराज कहा जाता है। देखते हैं व्याख्या में। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। ये इंपॉर्टेंट है, कितना हुआ करता था खराज, उत्पादन का 50% हुआ करता था। खुम्स क्या होता था, तो खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोषों के बीच बांटा जाता था। खुम्स। ज़कात क्या होता था, तो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग से ही लिया जाता था। क्या, ज़कात। तो एक हो गया खराज, कृषि पे लिया जाता था। दूसरा हो गया, एक मिनट, दूसरा हो गया खुम्स और तीसरा ज़कात हो गया। ये 3 टाइप का ये कर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन अर्थात सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा कथन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाएंगे सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो कथन दिया गया है, दोनों कथन सही दिया गया है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। मोहम्मद तुगलक के शासन काल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसीन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर है, तो ये सीरी नामक जो एक नया गैरीसीन जो बनवाया गया था वो किस जगह पर है, ये दिल्ली में है। गैरीसन किसे कहा जाता है, गैरीसन शहर जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया था।
तो बाजार नियंत्रण के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं इसका व्याख्या। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख वर्णी ने अपना पुस्तक, तो वर्णी की जो पुस्तक है तारीख़ फिरोजशाही, उसमें किया है। तो इससे क्या पता चल गया? तारीख़ फिरोजशाही किसके द्वारा लिखा गया है? वर्णी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा है अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देने का मतलब क्या प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कथन और कारण दिया गया है। तो देखिए कथन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। कारण कह रहा है सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये सब क्या है? नियंत्रण किया गया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही दिया गया है और उसका सही कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इससे मजबूर होकर अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। बड़ी सेना को संभालने एवं विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिसमें सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। तो देखिए व्याख्या। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो ये कश्मीर की थी। देखिए रानी दिद्दा कश्मीर की महिला शासक थी। उनका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। चलिए जो चैप्टर 3 था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। बिल्कुल सही है। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे तथा पिता की ओर ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश के वंशज थे। तो इसमें से पूछ रहा है 2 महान शासकों के वंशज। अच्छा, उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो पहला कथन असत्य है, दूसरा तो सही दिया गया। ये गलत है पहला। देखते हैं। नहीं, दोनों तो शासक ही था ना। देखिए माता की मंगोल शासक, मंगोल था, उसकी मदर जो थी वो मंगोल से बिलोंग करती थी, चंगेज खां से, तथा पिता जो था ईरान, इराक के, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश। तो ये दोनों वंश क्या था? महान था। तो इसका हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से दोनों क्या है? सही दिया गया। गलत एक भी है नहीं है, तो इसलिए ना तो पहला ना ही दूसरा। देख लेते हैं इसका व्याख्या भी। सेम वही व्याख्या दिया गया। देख लेते क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन असत्य है? मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। दूसरा, मंगोल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया है।
तो देखिए इसमें से असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें जो पहला है ये असत्य दिया गया है, मतलब गलत दिया गया है, ये दोनों सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल प्रथम, पहला। देख लेते हैं इसका व्याख्या। मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी जो यादें थी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया था? तो ये कर लिया था दिल्ली और आगरा पर। देख लीजिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को क्या कहा, बादशाह घोषित किया। और भारत में मुगल साम्राज्य की भी नींव यहीं से पड़ी है, 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो ये गलत दिया गया पहला। पानीपत का युद्ध 1526 में, ये भी गलत दिया गया। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच, ये सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। तो इसका तीसरा और जो चौथा वो सही दिया गया और पहला ये दूसरा गलत है। तो केवल तीसरा और चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। केवल कथन 3 एवं 4 सही सुमेलित है। पानीपत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें जो तीनों कथन सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, अर्थात जो जहांगीर थी उसकी माँ का क्या नाम था? जोधाबाई। दूसरा, अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई, तो ये भी सही दिया गया। तो इसका जो पहला और दूसरा तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, ये गलत दिया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला और जो दूसरा वो सही दिया गया है। देखिए यहाँ दिया भी गया है, देख लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कि हमें पढ़ के भी पता चल जाता है कि कौन सा सही है, मतलब देखा जाए तो उस पर कॉमन सेंस भी काम करने लगता है। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल अर्थात भारमल की ज्येष्ठ बड़ी पुत्री हरखाबाई जोधाबाई से विवाह किया। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। तो अकबर के काल में ही दक्कन में अभियान का शुरुआत हुई और उसने वारार, खानदेश एवं अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया था। तो कथन जो तीसरा है ये असत्य दिया गया था ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जहांगीर का बेटा था। राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। तो शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम।
इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया था। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब देख लेते हैं इसे भी। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो आप लोग जान रहे होंगे शाहजहां कहाँ कैद किया गया था? आगरा में। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां को उसके बेटा के द्वारा, औरंगजेब। पढ़ते हैं व्याख्या। शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा सिकों को अपना शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा। बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी। इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा सिकों समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला था? तो जो उसका पुत्र था अकबर द्वितीय, उसके द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। बीदर एवं गोलकुंडा होगा, देखते हैं। नहीं, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन सी सही है। तो औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज में मिला लिया था। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार युद्ध पद्धति शुरू किया था? तो मराठा के शासक शिवाजी के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मुगल उत्तराधिकारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। दूसरा, उत्तराधिकारी में असहयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, ये जो कथन है दूसरा, ये सही दिया गया है, तो केवल 2 हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत वे असहयाद की मुगल एवं तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्न कथनों पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। तो केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, यहाँ से गलत लग रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में केवल लगा रहता तो वहाँ पे ध्यान से देखना होता है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य दिया गया? तो देखिए, मुगलों की सेवारत में आने वाले नौकरशाही मनसबदार कहलाते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था? केवल योग्यता के आधार पर नहीं, केवल योग्यता के आधार पर नहीं, तो पहला और तीसरा सही दिया गया। तो केवल फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे।
तो बिल्कुल सही है। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतनी अधिक होता था। ये गलत दिया गया है। सवार से पता चल घोड़ा की संख्या हम बात करेंगे, घोड़ों की संख्या में तो देखिए, जात पद के द्वारा मानसबदार के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवार की संख्या तय होती थी। तो ये उल्टा पुल्टा दे दिया गया है, इसका इधर लिखाना चाहिए था, इसका इधर सवार अलग हो गया और जात अलग हो गया। तो देखते हैं इसका व्याख्या। तो केवल पहला वो सत्य दिया गया, इसमें पूछा भी गया है कौन से कथन सत्य है, तो केवल प्रथम हो जाएगा। सही है, सी। व्याख्या देखेंगे। केवल पहला कथन जो है वो सत्य है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। कथन दूसरा एवं तीसरा असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। और सवार पद के द्वारा मानसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या से उससे क्या होता तय किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार अपना वेतन और राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। बिल्कुल सही है भी। मनसबदार इक्तेदार की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। नहीं, अलग है। जो मनसबदार था वो अलग था और ये जो इक्तेदार है दोनों अलग है। देखते हैं। तो केवल पहला इसमें से सही दिया गया, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सही है। पहला कथन सत्य है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। कथन दूसरा असत्य है, क्योंकि मनसबदार इक्तेदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग। कथन और कारण है। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों की बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया। कारण, ताकि उन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो ये इसका हो जाएगा पहला। कथन और कारण दोनों सही दिया गया और जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों की बड़ी ही सावधानीपूर्वक आकलन किया, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज़्यादा ना हो तथा तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। फिर है दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 में कथन एवं कारण। औरंगजेब के शासन काल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। अब कारण कह रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में गिरावट आई। देखते हैं इसका आंसर। सी हो जाएगा, अर्थात ए सत्य और आर जो है वो गलत दिया गया। कथन सही था, कारण गलत दिया गया। देखते हैं क्यों दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। पहला, किसी ग्राम की अर्थात किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। दूसरा, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। तो दोनों के लिए, तो सी हो जाएगा इसका। मूलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था वो क्या था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से
राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इनके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग किया करता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मुगल काल में जब्त शब्द किस और इंगित करता है? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। मुगल काल में जब्त किस और इंगित करता है? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। अकबर के राजस्व मंत्री, तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल ने 10 सालों की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। 10 सालों के लिए इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव न हो पाई। अकबर के शासन काल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक से मिलता है? तो अकबर के शासन काल के इतिहास से संबंधित जो विवरण मिलता है वो ये मिलता है अकबरनामा, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है, अर्थात 3 चैप्टर मान सकते हैं लिखा है। अकबरनामा रखा, जिसका शीर्षक का नाम रखा गया है अकबरनामा। जो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और जो तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, इसे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? सूबेदार। प्रांतों के वित्तीय अधिकारियों, तो ये दीवान कहलाएगा। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री, ये हो जाएगा आपका सदर। और सेना नायक अर्थात फौजदार। तो देख लीजिए किस में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखते हैं। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किया। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासकों को, जो सूबा होता था उसका प्रशासकों को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त था। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री था। इसके अतिरिक्त फौजदार, सेनानायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी, वक्फी, सैनिक वेतनाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू किया। इबादत खाने में चर्चा के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो निम्न में कौन सा कथन सही दिया गया? तो ये दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। अकबर काफ़ी समझदार था, एकदम देखा जाए तो वो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन काफ़ी व्यवहारिक रूप से काफ़ी वो सक्सेसफुल राजा भी रहा, तब तो उसे अकबर महान भी कहा जाता है। देखते हैं ये व्याख्या। 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्ट्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि
जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं, अर्थात जो विद्वान अर्थात वही जो पंडित पुरोहित जो भी पादरी उदरी था उसके बारे में बात कर रहा है। जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानताओं पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है। बिल्कुल सही है। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। देखिए कितना शानदार काम किया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल के द्वारा ये किया गया था। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। शेर शाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? तो किस में हराया था? तो चौसा का युद्ध में हराया था और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं। शेर खां ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया। शेर खां ने इस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कन्नौज। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध कब हुआ था? 1540 में। हुमायूं शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की भी नींव यहीं पे पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। तो ये दोनों सही दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हितों की रक्षा एवं प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों को समान महत्व दिया। इसी के तहत उसने सैन्य एवं आर्थिक सुधार किए। वहीं शेरशाह के स्थानीय शासन का सिद्धांत, जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग दिया। एक मिनट। वहीं शेरशाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत, जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग दिया। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह प्रशासन की यह विशेषता अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई थी। तो जो अच्छा चीज़ था वो प्रत्येक शासक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसे ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि अच्छाई पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। तो हम लोग ने चैप्टर आज में कौन कौन सा देख लिया? चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज अगर हम लोग इसे भी अगर करना चाहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। खैर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास 6 का जो हम लोग हिस्ट्री किए हैं अभी जस्ट कंप्लीट, अगर आप लोग बोलिएगा उस सारा वीडियो को लगभग टोटल 9 वीडियो है, उस सभी को एक में कंबाइन करके एक मास्टर वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं उसे ज़रूर कर दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।